गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसमें से जो सब इम्पोर्टेंट है मार्क्सिस्ट थ्योरी वो क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, इस थ्योरी की जो एक्सपोनेंट है प्रतिपादक है वो कौन है। इस वीडियो में इस बारे सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है कार्ल मार्क्स, जिन्हें कि हम फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के जनक के रूप में जानते हैं। यानी कि कार्ल मार्क्स जो है वह वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके एक्सपोनेंट कौन कौन है, तो सबसे पहले आएंगे कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के जो सहयोगी के रूप में थे वो थे फ्रेडरिक एंगल्स, फिर है लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्रामसी और लुकास। अगर कभी भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में या कहीं भी आपसे पूछा जाए कि मार्क्सिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए जो विचारक हैं, मार्क्स के जो सिद्धांत है उसमें कौन कौन मार्क्सवादी विचारक है, तो ये नाम आपके सामने है। अगर हम लोग बात करें कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है वो और कौन कौन से हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। मेरे इस चैनल में बहुत सारे राज्य की उत्पत्ति के और भी चैनल पे मतलब वीडियो बने हुए हैं। तो यहाँ हम लोग बात करें तो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसमें से मुख्यतः डिवाइन थ्योरी यानी कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, फोर्स थ्योरी, शक्ति सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है या राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो है हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी यानी कि ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। हालांकि जो मार्क्सवादी हैं वो इन सारी थ्योरी में से किसी को भी नहीं मानते हैं कि ये राज्य की उत्पत्ति के का जो कारण है उसको सही तरीके से बता पा रहा है, और इसीलिए उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में अपने इस सिद्धांत को रखा यानी कि क्लास थ्योरी को रखा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि राज्य की जो उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि वो सोसाइटी और जो स्टेट है यानी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। वो ये कहते हैं कि सोसाइटी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, समाज एक स्वाभाविक संस्था है, बट स्टेट इज नॉट, राज्य नहीं है। राज्य को जो है वो एक इच्छा के आधार पे जानबूझकर बनाया गया है। और कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो राज्य है वो एक ऐसी संस्था है जो कि एक कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है, और ये कैपिटलिस्ट क्लास या ये पूंजीपति जो वर्ग है वो हमेशा ही जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनका एक आर्थिक शोषण करते हैं। और इसी वजह से जो है राज्य की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि राज्य चूंकि एक ऐसी संस्था होती है जो कि समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है, प्रशासन चलाने के लिए होती है, और जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल करने के लिए होती है। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि राज्य किसी भी दैवी शक्ति या सामाजिक अनुबंध या किसी भी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये राज्य का जो उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो आर्थिक कारण है और वर्ग संघर्ष है। कार्ल मार्क्स और इनके जो मित्र थे, इनके जो एसोसिएट थे, ये फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने जो मतलब राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत बताया, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर ही हुआ है। और यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आगे कहते हैं कि राज्य किस आधार पे मतलब राज्य की उत्पत्ति किस आधार पे हुई है, तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो उत्पादन की शक्ति है, ये जो है राज्य के हाथ पे रहे और पूंजीपति वर्ग जो है इस पर पूरा कंट्रोल किए हुए था, और इसी आधार पे ही राज्य की जो उत्पत्ति है वो हुई है। और यहाँ जो कार्ल मार्क्स है वो राज्य की उत्पत्ति के पीछे एक वर्ग विभेद की बात करते हैं, एक क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। वो जब स्टेट के ओरिजिन की बात कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है, मार्क्सिस्ट जो विचारक है, वो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे राज्य के
बहुत सारे चरणों को बताते हैं कि किस तरीके से जो राज्य है वो आगे बढ़ता चला गया, किस तरीके से समाज से वो राज्य में कन्वर्ट होता चला गया। तो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स को रखा है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य का जन्म इसलिए हुआ है, राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है ताकि उत्पादन के साधनों पर इन पूंजीपतियों का ही अधिकार रहे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि सबसे पहले जो ये सोसाइटी थी, ये जो समाज था, वो बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था, बहुत सारे क्लासेस में बटा था। तो सबसे पहले वो बात करते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म की, यानी कि आदिम साम्यवादी युग। इस समाज में कैसा था, ये राज्य की उत्पत्ति का ये जो विभिन्न चरण है, इसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी कि आदिम साम्यवादी युग। यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे जो साम्यवादी व्यवस्था थी, यहाँ पर मनुष्य जो है वो कंदमूल, फल या शिकार कर कर अपना पेट भरता था। ये एक अर्लियर ह्यूमन सोसाइटी है, यहाँ पर राज्य नहीं है। और इस सोसाइटी में, इस समाज में क्या होता था कि लोग जो है शिकार के द्वारा अपना पेट भरते थे, सब लोग शिकार करता था। और वहां पे पूरी तरीके से इक्वालिटी थी, पूरी तरीके से लिबर्टी थी, सभी समान थे, सभी स्वतंत्र थे, ना कोई एक्सप्लॉइटर था, ना कोई एक्सप्लॉइटेशन करता था, और परिवार का भी जन्म नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे जो है कबीले के आधार पे ही आगे बढ़ता चला गया। और आगे जाकर जब ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जब आगे स्टेट बढ़ता चला गया, जब आगे आगे चीजें डेवलप होती चली गई, तो औजारों ने जन्म लिया, नए नए औजारों का आविष्कार हुआ, मनुष्यों ने आग जलाना, जानवरों को पालना, बर्तन बनाना, खेती करना, ये सारी चीजों को सीखा। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग कबीलों में बढ़ती चली गई। जब कबीले बढ़े तो उन दोनों के बीच में स्ट्रगल भी शुरू हुआ। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है इन कबीलों का ये था कि अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन कर सकें, अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और ये जो कबीलों के बीच में जब झगड़ा होता था, तो एक कबीला जब हार जाता था, तो जीते हुए कबीले के लोग उसको अपना गुलाम बनाकर उससे काम करते थे। और यहाँ पर जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई। अब सोसाइटी में दो तरीके के क्लास होने लगे, यानी कि एक तरफ है मास्टर यानी कि मालिक, और दूसरा है स्लेव यानी कि दास। तो एक समाज ऐसा वर्ग में हो गया जो कि दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता है, और दूसरा जो अपने मेहनत से दूसरे वर्ग को एक फायदा कराता है आर्थिक आधार पे। तो जब धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता चला गया प्रिमिटिव कम्युनिज्म, तो धीरे धीरे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता चला गया। आगे आप देखेंगे कि दास युग का जो जन्म होता है, यहाँ पर डिवाइजन ऑफ लेबर हो गया, श्रम विभाजन हो गया, कुछ लोग जबरदस्ती लोगों से काम कराने लगे अपने दास के रूप में, और धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब लोग खेती बाड़ी या जमीन, इस तरीके की चीजें रखने लगे जो कि एक व्यक्तिगत संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट होने लगे। अब जब एग्रीकल्चर और आगे बढ़ने लगा, एक डिवीजन बढ़ने लगा, एक तरफ ओनर्स थे जो कि बुर्जुआ क्लास जिसको कहते हैं, और एक तरफ वर्कर्स थे जिसको प्रोलेटेरिएट क्लास कहते हैं। और यहाँ पर एक दो क्लासेस जो है इमर्ज हुए, ये दो वर्ग जो है वो आगे बढ़ते चले गए। और यहीं पर हम कह सकते हैं कि एक बीज उत्पन्न होता है, राजकीय उत्पत्ति का एक कारण जो है प्रारंभ होता है। जब उत्पादन के साधन और बढ़ते चले गए, अब खेती बाड़ी की बजाय जो है अब मशीनों से जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और जो कैपिटलिस्ट जो एरा था, जो पूंजीवादी युग था, वो शुरू हुआ। अब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति हुई, और उससे क्या हुआ कि महंगी मशीनें, कल कारखाने इत्यादि जो है स्थापित हुए। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसके आधार पे यहाँ पे दो वर्ग बने। एक जो पूंजीपति वर्ग यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी कि प्रोलेटेरियस क्लास है। और यहाँ पर एक क्लास जो है दूसरे क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का आर्थिक शोषण कर रहा है। और इस पूंजीपति यानी ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, लेबर क्लास का या प्रोलेटेरिएट क्लास का जो ऑब्सेशन कर रहा है, जो शोषण कर रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इसी कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी पूंजीपति वर्ग की सुरक्षा करने के लिए ही, यानी इसी बुर्जुआ वर्ग की के हित में ही राज्य की जो है उत्पत्ति हुई।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो अलग अलग चरणों में आती है, आपको अपनी पुस्तकों में भी आसानी से मिल जाएगा। और ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो है यानी कि आदिम साम्यवादी युग, इसकी क्या विशेषता थी। फिर जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट आया तो क्लास डिवीजन हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे एक बुर्जुआ और एक प्रोलेटेरिएट क्लास, ये दो आए, यानी एक तरफ पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ और दूसरी तरफ श्रमिक या सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेटेरिएट क्लासेस। अब यहाँ पर जो राज्य का काम ये है कि ये जो क्लास एक क्लास जो दूसरे क्लास का शोषण कर रहा है, एक क्लास दूसरे क्लास का जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में है। ये स्टेट जो है इस कैपिटलिस्ट क्लास को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि अपने एक्सप्लॉइटेशन को ये जारी रखे। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से जो सोसाइटी है उसमें दो दो क्लासें आती हैं। पहला तो है एक प्रॉपर्टी क्लास, यानी कि इसके जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास संपत्ति है, और दूसरा वर्ग जिसके पास संपत्ति नहीं है। यानी ये प्रॉपर्टी क्लास यानी ये पूंजीपति वर्ग जो कि रूलिंग क्लास है, जो कि शासक वर्ग है, और जो प्रॉपर्टी लेस है वो वर्किंग क्लास है यानी कि मजदूर वर्ग है जो कि काम करती है। इन्हीं को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हैव एंड हैव नॉट्स, यानी हैव यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास और हैव नॉट मींस प्रोलेटेरिएट या लेबर क्लास। तो जाहिर सी बात है कि जो हैव्स है, जो रूलिंग क्लास है, वो डोमिनेट करेंगे और ये जो डोमिनेटेड हैं वो स्लेव में आएंगे, और जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, वो मास्टर यानी कि मालिक के रूप में रहेंगे। और ये आर्थिक शोषण के आधार पे ही दो दो वर्गों का जो डिवीजन है वो यहाँ पर होता है। और ये आगे आगे तभी बढ़ता जाता है जब यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। अब इन दोनों जो क्लासेस हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है, व्यक्तिगत संपत्ति की जो बात आगे बढ़ती है, अब इसमें जो मास्टर है यानी कि जो स्वामी है, उन्हीं के हाथ में भूमि, संपत्ति और जितने प्रोडक्शन की जितने मीन्स है, उत्पादन के जितने साधन हैं, उनके हाथ में है, इस कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में है। और इसी आधार पे ये जो स्लेव है यानी कि दासों का शोषण करते हैं। अब ये जो मास्टर क्लास है या जो हैव है यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनकी संख्या कम है, और जो जो स्लेव हैं, जो कि एक मजदूर वर्ग है, उनकी संख्या ज्यादा है। तो अब यहाँ पर बहुत जो राज्य है, अब क्या करता है कि सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा, न्यायालय या इस सब की व्यवस्था जब की गई, तो इन संस्थाओं पर उन्हीं लोगों का अधिकार था जो कि शासक वर्ग के समर्थक थे, और यही से राज्य का जो है वो जन्म होता है। कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है। राज्य के माध्यम से ही जो उच्च वर्ग है ये बना रहता है, और राज्य ही इस शोषित वर्ग को शोषण करने के लिए एक हथियार के रूप में देता है, ताकि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉइटेशन करता चला जाए। और कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो राज्य है वो शक्तिशाली वर्ग का संगठन है। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि ये जो जो रा- ये जो राज्य है वो शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अन्य वर्गों के यानी कि जो लेबर क्लास है उसके शोषण करने का एक साधन या उपकरण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में भी राज्य जो है वो पूंजीपतियों का संगठन है जिसका उद्देश्य है मजदूर वर्ग का शोषण करना। और और यही पे कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं अपनी इनकी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनकी पुस्तक है उसमें ये कहते हैं कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब एक क्लास यानी कि जो बुर्जुआ क्लास है, जो पूंजीपति वर्ग है,
वो प्रोलेटेरियन क्लास का हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, यानी सर्वहारा वर्ग का हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो जब इन दोनों के बीच में ये थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स देते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पे दो क्लासेस हैं, यहाँ पे दो वर्ग हैं, और इन ये दोनों वर्गों के बीच में जो संघर्ष होगा उसी को ही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास जो कि कम है, जो कि माइनॉरिटी में है, जिनकी संख्या कम है, और लेकिन वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इस दास वर्ग का, इस सर्वहारा वर्ग का, इस प्रोलेटेरियन क्लास का। तो इन दोनों क्लास के बीच में एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सर्वहारा वर्ग या दास वर्ग जो है अपने एक्सप्लॉयटेशन से बिल्कुल त्रस्त हो जाएगा, अपने अपने जो शोषण हो रहा है उससे एकदम त्रस्त हो जाएगा, और वह जो है पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध जो क्रांति करता है, एक संघर्ष करता है, इसी को ही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा सर्वहारा जो क्रांति होगी, यानी प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग है ये पूंजीपतियों को सत्ता से हटा देंगे। यानी कि वह सत्ता पर जिसपे कि पूंजीपति वर्ग जो है राज्य के समर्थन से मिलकर ही एक वर्ग का, यानी सर्वहारा वर्ग का, प्रोलेटेरियन क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, स्टेट भी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था। जब ये रेवोल्यूशन होगा तो जो श्रमिक वर्ग है पूंजीपतियों को सत्ता से पूरी तरीके से हटा देगा, स्टेट के जो अथॉरिटी होगी वहां से इन कैपिटलिस्ट क्लास को पूरी तरीके से रिमूव कर देगा। अब इस क्रांति से क्या होगा कि ये पूंजीपति वर्ग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायक तत्व है, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लासेस, वो पूरी तरीके से आ जाएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि एक वर्ग जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कि पूंजीपति वर्ग है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और केवल एक ही वर्ग बचेगा जो कि है सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरियन क्लासेस। तो यहाँ पर एक वर्ग जो दूसरे वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था वो पूरी तरीके से हट जाएगा, केवल एक ही वर्ग बचेगा, यानी कि श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग। तो इससे क्या होगा कि सभी वर्गों का उन्मूलन हो जाएगा, सारे वर्ग नष्ट हो जाएंगे, केवल एक ही वर्ग रहेगा, सर्वहारा वर्ग। तो यहाँ पर राज्य की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी, और यहाँ पर कार्ल मार्क्स अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब राज्य की कोई जरूरत नहीं होगी तो आगे जाके ये विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का स्वतः विलीन हो जाएगा, राज्य अंततः समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक संपूर्ण साम्यवादी समाज की स्थापना होती है कि एक ऐसा स्टेट जो है वो स्टैब्लिश होता है जहां पर न तो कोई शासक वर्ग होगा न ही राज्य होगा, यानी कि अब यहाँ पर एक ही वर्ग है, और एक ही वर्ग में किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, सभी इक्वल है, कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर राज्य की भी जरूरत नहीं होगी, और जब शासक वर्ग खत्म हो जाएगा तो अब राज्य की है उसकी भी जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि राज्य होता है कि इसलिए होता है कि एक की अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरीके का शोषण है, तो उसको खत्म करना। जब यहाँ पर एक ही वर्ग बचा है तो शासक वर्ग भी खत्म हो गया, अब सब एक जैसे हैं, एक समान है, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है। तो न अब तो हमें शासक वर्ग की जरूरत है और न ही हमें राज्य की जरूरत है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लासेस होंगी। कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि अंत में क्या होगा कि एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन जो समाज है उसकी स्थापना होगी। वर्ग विहीन इसलिए क्योंकि एक ही वर्ग बचा, इसलिए वर्ग विहीन है, और जब एक वर्ग ही बचा, कोई एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहा है, समाज में सबका स्टेटस इक्वल है, और तो यहाँ पर स्टेट की भी जरूरत नहीं होगी। तो जब ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लासेस हो जाएगा तो कार्ल मार्क्स कहते हैं तब हमको न तो वर्ग की जरूरत है और न ही राज्य की जरूरत है, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन क्लासेस यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व से हमको ये फायदा होगा, ये एक बेनिफिट होगा कि अब हमें यहाँ पर एक क्लासलेस और स्टेटलेस यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन जो समाज है उसकी स्थापना होगी। तो यहाँ पर जो अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य एक अस्थायी संस्था है, और ये राज्य एक अस्थायी संस्था एक टेम्पररी है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो स्टेट है वो उसीलिए उसका ओरिजिन हुआ था ताकि जो
कैपिटलिस्ट क्लास है, उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको स्टेट जो है वो सपोर्ट करता रहे। और आगे जाके जब एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन यानी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी जब हो जाएगी तो राज्य जो है वह स्वयं ही विलुप्त हो जाएगा, स्टेट की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ कार्ल मार्क्स जो है वो राज्य की उत्पत्ति के किसी भी दैवीय सिद्धांत को या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को या किसी भी अन्य सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण एक ही है, वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज या क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि जब राज्य की में जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि जब उस समाज की हम बात करते हैं जहाँ पे राज्य की भी जरूरत नहीं रहेगी, जैसे एक फूल जब सूख कर झड़ जाता है, तो उसी तरीके से जब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लासेस यानी कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक ऐसी समाज की स्थापना होगी जहाँ पे जो कि क्लासलेस और स्टेटलेस है। तो यहाँ पर राज्य की व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में वो दमन करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जो ह्यूमन बीइंग है वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, अपना मालिक खुद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए राज्य की भी जरूरत नहीं होगी और अंत में सभी समान हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।